गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की साइंस। चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और ये हम पढ़ रहे हैं टर्म 2 की तैयारी के लिए। आइए चलो शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक्स आज के रहेंगे मॉलिक्यूल्स, आयन, केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स होता क्या है? मॉलिक्यूल्स होता है बेटा दो तरह से। एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोल देते हैं उसको, एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मतलब जो भी हमारे आसपास फिजिकली एग्जिस्टेंस है उसका कोई सिंगल पार्टिकल, उसको मॉलिक्यूल बोल देते हैं। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है और एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, हम सब जानते हैं। तो मान लीजिए एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस है। क्या है? ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो O2 होता है। ठीक है, तो O2 के अंदर केवल ऑक्सीजन के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो इसको बोल देंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स के। एक हो जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ऐसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये क्या गैसेस हैं। ओजोन हो गया, O3 इसका फॉर्मूला होता है। और दूसरा मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। सेकंड कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं? जो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको बोल देंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे हमारे आसपास वाटर होता है, तो वाटर किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो इसमें हाइड्रोजन के दो एलिमेंट है और ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है। दोनों आपस में कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं वाटर का। ये हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड का मतलब समझ में आया, जहाँ पर दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं H2SO4। ठीक है, यहाँ पर तो तीन एलिमेंट हो गए, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपस में कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये हमारा मॉलिक्यूल्स टॉपिक यहीं पर इतना ही है मॉलिक्यूल्स में, और आपको समझ में भी आ गया होगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट माने सेम एलिमेंट्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड माने दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है आयन की। आयन क्या होता है? वैसे तो बेटा आयन जो बहुत बड़ी थ्योरी है और क्लास 9th के लेवल की वो नहीं है, लेकिन हमको क्लास 9th में उसको देखना है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। ठीक है, और प्रत्येक एलिमेंट का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। प्रत्येक एलिमेंट का क्या है? एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर को हम डिवाइड करते हैं किस तरह से? उनकी सेल में। ठीक है, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं सोडियम का। तो सोडियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब जब इसको उसके सेल में फिल किया जाएगा, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी सेल है, तो फिल कैसे होगा? 281 इस तरह से फिल होगा। इसके जो लास्ट में जो 1 बचा है, ये क्या एक्स्ट्रा है। प्रत्येक एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर क्या बताता है? उस एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही बताता है। जैसे हम तुम जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? स्टेबल होने के लिए कर रहे हैं ना। तो स्टेबल होने के पीछे ही ये पूरी दुनिया चल रही है। तो ये क्या स्टेबल होना चाहता है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। जो देता है वो क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब इसको तोड़ेंगे तो 2 और 6 होगा। अब इसको 2 की जरूरत है, तब यहाँ पर 8 आएगा ना। तो 2 की जरूरत है तो ये 2 लेना चाहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 नेगेटिव। तो यही क्या कहे जाते हैं? यही आयन कहे जाते हैं। आयन या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अगर किसी एलिमेंट्स के पास 8 से ज़्यादा आउटर मोस्ट सेल में
8 इलेक्ट्रॉन हैं और उसके बाद भी कुछ बच रहे हैं तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, और किसी के पास कमी है तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। ये हमारा आयन होता है इस तरह से। तो थोड़ा सा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया आयन को, बस हमको इतना ही देखना है इसमें, ठीक है। अब बात आती है केमिकल फॉर्मूला की कि ये H2SO4 ऐसा क्यों बना और H2O ऐसा क्यों बना, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला। अच्छा, मुझे क्या लगा था ये स्पेलिंग गलत लिखी है, लेकिन वास्तव में यही स्पेलिंग सही है। अगर आप अपनी बुक से कंपेयर करोगे तो यही स्पेलिंग सही है, लास्ट में ई लिखते हैं। चलिए, अब केमिकल फॉर्मूले में क्या है, जैसे हमको सबसे सिंपल एग्जांपल सभी टीचर यही लेते हैं, मैं भी यही लूँगा, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव का 1 है, और क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है 1। क्यों होता है नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसको हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 8 7, 2 8 10 प्लस 7 17 हो जाएगा, 287 हो जाएगा। अब 7 को 1 की ज़रूरत है और इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, अब जो इसका चार्ज है वो इधर आएगा इसके नीचे, और जो इसका चार्ज है नीचे आएगा। लेकिन अगर ये दोनों सेम है तो कुछ भी ऊपर नीचे नहीं जाएगा, इसको सीधे सीधे लिख देंगे NaCl। अब इसका नाम क्या रखेंगे NaCl का, ये क्या है, सोडियम क्या है, एक मेटल है, और क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो जब कभी भी एक मेटल और एक नॉन मेटल कंबाइन होंगे तो हमेशा पहले नाम मेटल का आएगा, तो इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। समझ में आया सोडियम क्लोराइड क्यों बोला है, क्योंकि इसमें क्या एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो जो मेटल होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, नॉन मेटल का बाद में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, H और SO4। अब SO4 पे होता है 2 नेगेटिव, ये एक आयन तो है और साथ में ये कंपाउंड भी है, ये आप आगे क्लासों में जाकर देखने वाले हो कि ऐसा क्यों हुआ। और हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ही मोस्टली कंबाइन होते हैं, लेकिन कभी कभी 2 नेगेटिव भी कंबाइन होते हैं, 2 पॉजिटिव भी, जैसे O2 है, ये क्या है, 2 नेगेटिव कंबाइन हुआ है, इसको अलग तरह का बॉन्ड बोलते हैं। ये बॉन्ड की बात आ गई, ये जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइंड होते हैं तो उसको अलग बॉन्ड बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। जब 2 नेगेटिव या 2 पॉजिटिव कंबाइंड है उसको कोवलेंट बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड का चक्कर हम क्लास 10th में देखेंगे। अभी इसके ऊपर क्या है, 2 है, तो इसका 2 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, और इसका 1 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, H के नीचे तो 2 आ जाएगा, H2SO4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, H2SO4। इसका केमिकल नेम क्या होता है, हाइड्रोजन डाई सल्फाइड, और वैसे इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, केमिकल फॉर्मूले बनते हैं। कोई भी केमिकल फॉर्मूला उठा लो आप, ऐसे HNO3 है तो इसके क्या होगा, H+ होगा, और NO3 क्या होगा, माइनस होगा। मतलब हम फॉर्मूले से अलग अलग भी कर सकते हैं, और अलग अलग मिलेगा तो हम उसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, सोडियम है और CO3 है, कार्बोनेट है। कार्बोनेट पर 2 नेगेटिव होता है, सोडियम पर 1 पॉजिटिव होता है। इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, और इसका 1 कहाँ पहुंचेगा, इधर, और इसका 2 कहाँ पहुंचेगा, इधर। तो क्या हो जाएगा, Na2CO3। वहीं पर अगर यहाँ Na ना होकर अगर Ca है, Ca 2 पॉजिटिव रहता है और CO3 2 नेगेटिव रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, CaCO3। मैंने आपको बताया था कि जब दोनों सेम हो जाते हैं तो क्या होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक। तो केमिकल फॉर्मूला भी हमने देख लिया। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। तो बेटा अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उन फ्रेंड्स को भी इसमें आनंद आने लगे। अभी हम शुरू कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। ये भी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक आप साइंस पढ़ोगे तब तक आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मॉलिक्यूलर मास तो बहुत सिंपल है, बस हमें उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए किसी भी कंपाउंड का। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, हमारे पास H2SO4 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है 1, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास भी 1 ही रहता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 कर देंगे, प्लस ये दूसरा एलिमेंट है सल्फर S। सल्फर का कितना होता है 32 मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, 4 ऑक्सीजन है अपने पास, तो 4 का तो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास से। तो 1 का कितना होता है 16। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 + 32 8 98। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा H2SO4 का 98 हो जाएगा। एक एग्जांपल और समझाता हूं, फिर चलते हैं मोल कंसेप्ट पे। HNO3 इसका मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है। तो देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन है, 1 का 16 होता है, 3 का कितना हो जाएगा 48। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 63। इसका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता कि नाइट्रोजन का 14 होगा, हमें कैसे पता कि सल्फर का 32 होगा। तो बेटा इससे जस्ट पहली वीडियो में मैंने 1 से लेकर 30 तक के सारे एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको लिखाए हैं, आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं। और कुछ आपको याद भी करने पड़ेंगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मोल कंसेप्ट की। और मोल कंसेप्ट बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक्चुअली में मोल होता क्या है, मोल 7 फंडामेंटल यूनिट से एक क्वांटिटी है और इससे हम क्या मेजरमेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा मोल में नापी जाती है। और ये हमारी जो 7 फंडामेंटल यूनिट है उनमें से एक है, ठीक। अब 1 मोल का मतलब क्या है, किसी भी कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी कुछ भी हो, अगर 1 मोल की बात कर दी तो इसके अंदर एटम होंगे 6.022 × 10⁻23। ये काउंटिंग है, इतने नंबर ऑफ एटम उस 1 मोल में किसी भी कोई भी एलिमेंट हो उसके इतने ही उसके अंदर होंगे, ठीक है। और उसका वेट कितना होगा, उसका मास कितना होगा, उसका मास होगा उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, लेकिन किस में, ग्राम में। बस इतना सा ही मोल कंसेप्ट है, इसके अलावा मोल कंसेप्ट में बेटा कुछ भी नहीं है। एक एग्जांपल समझाता हूं, हमारे पास 1 मोल कार्बन है। कार्बन का एग्जांपल सभी लेते हैं, हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 1 मोल ऑक्सीजन में एटम तो इतने ही रहेंगे, एटम बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकते, 0.22 10⁻23। इसी को बोलते हैं बेटा एवोगैड्रो नंबर। एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, उन्होंने ये हमको काउंटिंग बताई कि इतने इसके अंदर एटम हो सकते हैं। चलिए अब इसका वेट कितना होगा 16 ग्राम। कहने का मतलब ये है अगर हमारे पास ऑक्सीजन के इतने एटम हैं तो उनका मास कितना होगा 16 ग्राम होगा। या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसके अंदर कितने एटम होंगे, उसके अंदर इतने एटम होंगे। अब हम बात करते हैं 1 मोल नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के अंदर भी कितने एलिमेंट हो, कितने एटम होंगे, इतने ही होंगे 6.022 10⁻23। लेकिन उसका मास कितना हो जाएगा 14 ग्राम। अब देखिए 14 ग्राम नाइट्रोजन में इतने मॉलिक्यूल्स हैं और 16 ग्राम में भी इतने हैं, तो दोनों में से ज़्यादा भारी कौन होगा, किसके मॉलिक्यूल्स, किसके एटम भारी होंगे दोनों में से।
भाई 14 में भी इतना मिल रहा है और 16 में भी इतना मिल रहा है, बताइए किसके भारी होंगे। हम सब समझ रहे हैं कि जिसके ज़्यादा ग्राम हैं उसके भारी होंगे। कैसे कि ये 10 है, इसको 100 भागों में तोड़ा गया, और ये 12 है, इसको भी 100 भागों में तोड़ा गया, तो इसके टुकड़े छोटे होंगे ना, क्योंकि ये छोटी क्वांटिटी है, इसको भी बराबर भागों में तोड़ा गया। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से एटम के, कौन से एलिमेंट के एटम भारी होंगे और कौन से एटम के एलिमेंट हल्के होंगे। ये भी एक तरीका है पता करने का। अभी यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन एटम की बात की गई है। अगर यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस की बात की जाए तब भी एटम इतने ही होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन गैस की बात की जाए, गैस के 1 मोल की बात की जा रही है तो भी एटम इतने ही होंगे, लेकिन ग्राम वजन उसका कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 1 मोल O2 की बात हो रही है। अब इससे पहले 1 मोल ऑक्सीजन एलिमेंट की बात हो रही थी, ये 1 मोल ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है। बस इतना सा हमको समझ में आना चाहिए, बाकी और मूल कंसेप्ट में और कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल, तो कितना होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 16 ग्राम कार्बन है। ठीक है, 16 ग्राम कार्बन है, तो कितने मोल कार्बन अपने पास है, तो गिवन मास कितना हो गया, 16 ग्राम हो गया, और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कार्बन का, 12 होता है। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 मोल। ठीक है, अभी हमको यही निकालना है यहीं पर कि 16 ग्राम कार्बन में कितने एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम। हमें पता है उसके 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 10⁻23, और यहां पर हमारे पास मोल कितने हैं, 4/3, तो 4/3 मोल में होंगे 4/3 मल्टीप्लाई 6.022 10⁻23। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास इतने ग्राम कार्बन में मोल आ जाएंगे, सॉरी इतने ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे, और यहीं से हमको क्या पता चला, इतने ग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे। ठीक है, अगर हमको डायरेक्ट नंबर से पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला बेटा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर हमको एटम से पूछा गया, नंबर ऑफ एटम से पूछा गया है तो नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर क्या है, ये एक मैजिक नंबर है 6.022 10⁻23, ये हमको याद रखना है। पूरा थ्योरेटिकली तो चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया, इसके अलावा इस चैप्टर में थ्योरेटिकली कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की, और जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।